दोस्तों याद है वो दिन जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एक ही घर में रामायण और महाभारत देखने बैठता था। जब हफ्ते भर इंतजार होता था चित्रहार के उन सुनहरे गानों का। जब शक्तिमान आने से पहले हर एक बच्चा मोहल्ले का अपने घर के टीवी के सामने बैठ जाता था। जब न्यूज का मतलब हुआ करता था दूरदर्शन की वही संजीदा और भरोसेमंद आवाज। लेकिन आज के टाइम पे वही दूरदर्शन जो एक टाइम पर करोड़ों के दिलों में राज किया करता था, लोगों के यादों में तो जिंदा है वो, लेकिन आज उनके स्क्रीन से हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या दूरदर्शन सच में खत्म हो चुका है? क्या वो सुनहरा दौर अब कभी नहीं लौटने वाला, या फिर ये महज तूफान के पहले की शांति है? क्योंकि अब इस गेम में एंट्री हो चुकी है सुधीर चौधरी की, वो भी पूरे 15 करोड़ के डील के साथ। क्या दूरदर्शन एक बार फिर से अपने सुनहरे अतीत को दोहराने वाला है, या फिर क्या ये एक नए युग की शुरुआत है? चलिए आज हम दूरदर्शन के उदय, पतन और अब संभावित पुनर्जन्म की पूरी कहानी को जानते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वीडियो में। 15 सितंबर 1959 ये वो दिन था जब भारत में टेलीविजन की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। सोचिए एक ऐसा दौर जब रेडियो ही एंटरटेनमेंट और जानकारी का बड़ा जरिया हुआ करता था। लोग यहाँ पर रेडियो के चारों तरफ जमा होकर रामलीला की कहानी सुनते, अखबारों के जरिए दुनिया के हालातों को समझ, और अगर किसी को यहाँ पर दृश्य देखना होता था तो बस वह अपनी कल्पना का सहारा लेता था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्या हुआ ना कि भारत में एक नई क्रांति ने जन्म लिया, जो कि था दोस्तों टेलीविजन इंडिया। ये वही नाम था जिससे भारत में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ ही सालों बाद इसे एक नया नाम मिल गया, जो कि था दूरदर्शन, और वही हमारे वीडियो का टॉपिक भी है, आप जानते हैं। 1960s से लेकर 70s के दशक में जब यह धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुँच रहा था, तो यह सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं था, बल्कि ये भारत के बदलते दौर का एक नया आईना बन गया था। शुरुआत में दूरदर्शन महज दिल्ली में देखा जाता था, लेकिन 70 के दशक के अंत तक ये पूरे देश में अपनी पकड़ बना चुका था। उस समय ना केवल टीवी था और ना ही इंटरनेट, ना ही कोई प्राइवेट चैनल, बस दूरदर्शन ही था, और पूरा हिंदुस्तान इसे देखने के लिए बेताब रहता था हमेशा। अगर आप भी यहाँ पर उस दौर के हैं तो आपको भी वो सुनहरी यादें याद होंगी, या फिर अपने मम्मी पापा या फिर बड़े भाई बड़े बहन से आप पूछ सकते हो कि वो दौर कैसा था 90s का, जब दूरदर्शन टीवी पर टेलीवाइज हुआ करता था। खैर 1980 और 1990 के दशक का वो दौर जब हर घर में शाम 6 बजे के बाद टीवी ऑन हो जाता था और दूरदर्शन के रंगीन स्क्रीन पर रुकावट के लिए खेद है लिखा देख लोग धैर्य से इंतजार करते थे। रामायण और महाभारत जब प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाते और पूरा परिवार एक साथ धार्मिक ग्रंथों की कहानियों में खो जाता। शक्तिमान बच्चों का सुपर हीरो हुआ करता था उस समय, और आज भी बहुत सारों का है। विक्रम बेताल की कहानियां रोमांच से भरी होती थी, और यहाँ तक कि मालगुडी डेज जैसे शोज लोगों को अपनी मासूमियत और सादगी से भर देते थे। लेकिन दूरदर्शन महज मनोरंजन तक सीमित नहीं था। 1982 में जब एशियन गेम का सीधा प्रसारण हुआ तो पहली बार भारत के अंदर रंगीन टेलीविजन का आगमन हुआ। ये वो लम्हा था जब भारतीय टेलीविजन ने नया मुकाम हासिल किया। फिर यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी आया जब क्रिकेट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, और हर मैच के दौरान पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक जाता। सुबह सुबह रंगोली के मधुर गीतों से शुरुआत हुआ करती थी। दोपहर में महिलाओं के लिए पारिवारिक धारावाहिक, और रात को पूरा का पूरा परिवार न्यूज बुलेटिन देखने को बैठता। संडे को मूवी टाइम का एक अलग ही क्रेज था। जिन फिल्मों को यहाँ पर थिएटर्स में नहीं दिखाया जाता था उनको यहाँ पर दूरदर्शन पर मुफ्त में देखने का रोमांच ही अलग था दोस्तों। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि दूरदर्शन जो कभी हर घर की धड़कन हुआ करता था वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोने लगा। एक समय था जब दूरदर्शन पूरे भारत के टीवी स्क्रीन पर राज किया करता था, लेकिन 1991 के बाद सब कुछ बदलने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूरदर्शन जो कभी मनोरंजन का बेताज बादशाह था वो धीरे धीरे पूरी तरीके से शांत हो गया। 1991 भारत के लिए महज एक साल नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत थी। सरकार ने बाजार को खोल दिया था, विदेशी निवेशक यहाँ पर आने लगे थे, और साथ ही प्राइवेट टेलीविजन चैनल की बाढ़ आ गई थी। स्टार टीवी, जी टीवी, सोनी एंटरटेनमेंट और MTV जैसे चैनल्स अपने दमदार कंटेंट, हाई फाई प्रोडक्शन और मॉडर्न अप्रोच के साथ भारतीय दर्शकों के लिए एक नया अनुभव लेकर आए। अब सोचिए यहाँ पर एक तरफ दूरदर्शन के पुराने दौर वाले शो, धीमी कहानियां, सिंपल सेट्स, वही पुराने प्रोजेक्शन स्टाइल्स, और दूसरी तरफ स्टार प्लस और जी टीवी के तेज तरार शोज, स्टाइलिश एंकर्स, ग्लैमरस सीरियल्स और हॉलीवुड स्टाइल की एडिटिंग। नतीजा ये होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे लोग दूरदर्शन से मुंह मोड़ने लगे। दूरदर्शन सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं था, बल्कि ये पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में था। न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज पर सरकारी नीति का असर था। सरकार यहाँ पर तय किया करती थी कि दर्शकों को क्या दिखाना है और क्या नहीं। समाचारों में बैलेंस नहीं था क्योंकि सरकार के पक्ष को ही ज्यादा दिखाया जाता था। मनोरंजन कार्यक्रमों से सेंसरशिप ज्यादा थी, जिससे कि शोज का कंटेंट बहुत सीमित हो जाता था। नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्ती थी। प्राइवेट चैनल्स जहाँ पर ग्लॉसी और सिनेमैटिक लुक ला रहे थे, वहीं पर दूरदर्शन के शो पुराने दौर में ही चल रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा
बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या दूरदर्शन ने वापसी की कोशिश नहीं की? इसका आंसर है बिल्कुल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो शो जिसने बच्चों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया। नंबर 2 ब्योमकेश बक्सी इंटेलिजेंस क्राइम और मिस्ट्री सीरीज जिसने अलग वर्ग के दर्शकों को आकर्षित किया। नंबर 3 हवाएं मॉडर्न ड्रामा जिसने की समाज के लिए एक नए मुद्दे को उठाया। नंबर 4 चाणक्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित शानदार सोच जिसने बुद्धिजीवी दर्शकों को जोड़े रखा। लेकिन इसकी सफलता यहाँ पर क्षणिक थी क्योंकि प्राइवेट चैनल तेजी से अपने कंटेंट को अपग्रेड कर रहे थे और दूरदर्शन यहाँ पर हमेशा की तरह एक कदम पीछे रह जाता। 2000 के दशक की शुरुआत तक प्राइवेट चैनल पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। ड्रामे का दौर आ गया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे शोज हर घर का हिस्सा बन गए थे। रियलिटी शोज का दौर आ गया था उस समय और यहाँ पर स्पोर्ट्स प्रसारण भी दूरदर्शन से छीन लिया गया था। पहले क्रिकेट मैच देखने के लिए दूरदर्शन ही एकमात्र ऑप्शन था, लेकिन अब स्टार स्पोर्ट्स और सोनी ने यह सब स्पेस ले लिया था और यहाँ पर जितने भी यूथ थे वो MTV, चैनल V और कार्टून नेटवर्क की तरफ अपना पूरा का पूरा मन मोड़ चुके थे। धीरे धीरे यहाँ पर दूरदर्शन की पहचान सरकारी और बोरिंग चैनल के रूप में बनती गई। 2010 के बाद दूरदर्शन उन लोगों के लिए रह गया जिनके पास केबल कनेक्शन नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर दूरदर्शन की गलतियों को जान लेते हैं। अब सबसे पहली गलती यहाँ पर यह आती है कि दूरदर्शन ने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। यहाँ पर जितने भी दर्शक थे वो धीरे धीरे नए ग्लैमरस तेज कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और दूरदर्शन यहाँ पर वो कंटेंट को क्रिएट ही नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से लोग उनसे दूर होते गए और यहाँ पर जो नए दर्शक थे वो धीरे धीरे ग्लैमरस और तेज कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और यही सब रीजंस थे जिनकी वजह से दूरदर्शन को इतना बड़ा डाउनफॉल झेलना पड़ा। भारत सरकार ने यहाँ पर दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश किया है। इसका उद्देश्य यहाँ पर इसकी प्रसारण गुणवत्ता को सुधारना, डिजिटल परिवर्तन को अपनाना और नई सामग्री का विकास करना है। यह निवेश दूरदर्शन को आने वाले कई दशकों के लिए अधिक आकर्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको यहाँ पर बता दूं कि दूरदर्शन यहाँ पर डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म में भी आगे बढ़ रहा है। ये बदलाव यहाँ पर इसको यूथ तक पहुँचाने में और स्ट्रीमिंग सेवाओं के अगेंस्ट कंपटीशन करने में मदद करेगा। प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म वेब्स से पुरानी यादें ताजा हो सकती है। यहाँ पे सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को दूरदर्शन में ऐड करना इसकी ब्रांड वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। रमानंद सागर जी के लोकप्रिय शो यानी कि रामायण को अगर फिर से दूरदर्शन में पुनः प्रसारित किया जाए तो ये फिर से लोगों के बीच वैसे ही लोकप्रिय हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दूरदर्शन को निजी मीडिया और अदर स्ट्रीमिंग सोर्सेज से अच्छी खासी कंपटीशन मिल सकती है और यहाँ पर दूरदर्शन को इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए थोड़ा अलग लेवल का मार्केटिंग स्टाइल सोचना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा अपने ऊपर। आजकल के दर्शक क्या है ना कि ऑन डिमांड सर्विसेज और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस की तलाश में रहते हैं और यहाँ पर दूरदर्शन को इन सभी बदलती प्राथमिकताओं पर अच्छे से ध्यान देना होगा और आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि DD फ्री डिश में जो चैनल गए हैं वो चैनल आखिर वापस कैसे आएंगे। अब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर टीवी चैनल कंपनीज और ब्रॉडकास्टर पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं आने वाले फ्यूचर में। अब अगर यहाँ पर दूरदर्शन को वापस से नंबर 1 बनना है तो उसको कुछ बड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। सिर्फ सरकारी चैनल बने रहने से बात नहीं बनने वाली, उसे खुद को एक पावरफुल मीडिया ब्रांड बनाना होगा। टीवी को अगर देखा जाए तो वो अब पुरानी चीज होती जा रही है और नई पीढ़ी अब नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर कंटेंट देखना पसंद कर रही है। अगर दूरदर्शन को वापसी करनी है तो उसे अपना खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होगा जहाँ पर उसकी पुरानी विरासत और नए जमाने के कंटेंट दोनों मिले। रामायण, महाभारत, शक्तिमान, ब्योमकेश बक्सी इन क्लासिक शोज को हाई क्वालिटी में रीमास्टर करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालना होगा। नए जमाने के लिए वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री बनानी होंगी जो यंग जनरेशन को अपील कर सके। फ्री और पेड दोनों मॉडल रखने होंगे ताकि हर वर्ग इसे देख सके। दूरदर्शन की पहचान कभी क्रिकेट और बड़े स्पोर्ट इवेंट के लिए थी, लेकिन अब स्टार स्पोर्ट, सोनी और वियाकॉम 18 ने यह स्पेस छीन ली है। दूरदर्शन को IPL या भारतीय क्रिकेट के कुछ मैचों का प्रसारण अधिकार फिर से लेना होगा। इसके अलावा हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल जैसे खेलों को प्रमोट करने में आगे आना होगा। मनोरंजन के मामले में दूरदर्शन को रीजनल कंटेंट, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा में वापसी करनी होगी क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे पुराने फॉर्मूले नहीं बल्कि मिर्जापुर, पंचायत और स्कैम 1992 जैसे रियलिस्टिक कहानियां चाहिए होंगी। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात, एनिमेशन और बच्चों के कंटेंट पर फोकस जरूरी है और इंडियन सुपर हीरोज की नई कहानियां आनी चाहिए और मे भी ऐसा हो भी सकता है। दूरदर्शन न्यूज को सरकारी प्रचार चैनल के टैग से अब बाहर निकलना होगा। उसे NDTV, इंडिया टुडे और BBC हिंदी जैसे क्वालिटी रिपोर्टिंग करनी होगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर फोकस करना होगा। फेक न्यूज के इस दौर में एक भरोसेमंद और निष्पक्ष न्यूज ब्रांड बनकर उभरना होगा दूरदर्शन को। आज की पीढ़ी को अगर देखा जाए तो वो टीवी से ज्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपना समय बिताया करती है। दूरदर्शन को अपने क्लासिक शोज से छोटे छोटे क्लिप यूट्यूब पर डालने होंगे, अपलोड करने होंगे। रील्स और शॉर्ट्स के जरिए डिजिटल ऑडियंस को कनेक्ट करना होगा खुद से। मेम कल्चर को अपनाना होगा उनको। रुकावट के लिए खेद है जैसे आइकॉनिक मोमेंट को एक नए तरीके से पेश करना होगा मीम्स के जरिए। अगर यहाँ पर दूरदर्शन फिर से सरकारी चैनल वाला एक्सपोजर लाएगा या सिर्फ पुराने दर्शकों के भरोसे रहेगा तो उसका बचना मुश्किल है। यहाँ पे
उसे बोल्ड और फियरलेस कंटेंट लाना होगा, तेजी से टेक्नोलॉजी और ट्रेंड अपनाने होंगे और सबसे जरूरी यंग ऑडियंस की पसंद को समझना होगा उनको। अगर सही प्लानिंग हुई तो दूरदर्शन फिर से नंबर 1 चैनल बन सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर सरकारी चैनल से एक ब्रांड बनने का माइंडसेट अपनाना होगा उनको। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि दूरदर्शन वापस से अपने सुनहरे दौर में वापस लौट पाएगा, या सुधीर चौधरी की एंट्री इस चैनल को यहाँ पर कोई नया मोमेंट दे पाएगी, या फिर ये पूरी तरीके से सरकारी सिस्टम में फंसकर फिर से इतिहास बन जाएगा। अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करें, और आपको यहाँ पर लगता है कि दूरदर्शन को फिर से वापस आना चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप आज भी दूरदर्शन देखना पसंद करेंगे या फिर नहीं। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर करें जो एक टाइम पर दूरदर्शन के दीवाने हुआ करते थे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी नीचे बताएं। टिल देन गुड बाय।